आज हम फिर दोबारा चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम हटियो की किताबें पढ़ेंगे तब दोबारा चर्चा करेंगे। तो एक ही बात को हमें कई जगह पढ़ना पड़ता है। तो सिलेबस है, कवर तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि हमने महर्षि पतंजलि के अनुसार पढ़ा था। तस्मीन सती श्वास पर श्वास योरगति विच्छेदा प्राणायाम। तस्मीन यहाँ पे जो सबसे मुख्य जो शब्द है, जो सबसे एम्फेसिस जो वर्ड है वो है तस्मीन। तस्मीन का मतलब था उसके बाद। अब किसके बाद? जो इससे पहले जो बोला गया है उसके बाद। तो इससे पहले आसन की बात करी गई थी, ठीक है ना। तो आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम चलते फिरते करने वाली तो कोई चीज़ है नहीं। प्राणायाम हमेशा आराम से स्थिर होकर बैठ के करने वाली होती है, क्योंकि इसमें हम श्वास रोकते भी हैं। ठीक है, तो चलते फिरते श्वास रोकना सरासर बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि चलते फिरते में बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। अगर किसी धावक को, उसेन बोल्ट को बोला जाए कि अपनी 100 मीटर की रेस वो श्वास रोक के कर ले, तो क्या पॉसिबल है उसके लिए? उसेन बोल्ट का नाम सुना ना किसी ने कि नहीं सुना? सर सेनवन। हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट, हुसैन सेन बोल्ट। बोल्ट, सेन बोल्ट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो। 100 मीटर्स में। ऑस्ट्रेलिया हाँ। का। हम्म। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके नाम बहुत सारे हैं, उससे तेज आज की डेट में पिछले कई सालों से कोई नहीं है। सर तो ये है ना पाकिस्तान, शोएब अख्तर ज्यादा है ना सबसे। अरे नहीं, वो पाकिस्तान, वो तो क्रिकेटर है वो, और वो 100 मीटर की फर्राटा दौड़ने वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हुसैन बोल्ट। ओ अच्छा। ठीक है। तो अगर उसेन बोल्ट को या पीटी उषा को, जैसे हमारे पीटी उषा हुआ करती थी उड़न परी, अगर उसको उड़न परी को अगर बोल दे कि तू श्वास रोक के उड़ ले, तो वो तो ऊपर ही उड़ लेती ना, नीचे नहीं उड़ती, फिर ऊपर ही उड़ जाती वो। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी मैंने जब बोला था आप लोगों को कि भाई सूर्य नमस्कार में या किसी भी आसन में आपने श्वास नहीं रोकना, तो उसका मतलब यही होता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं तो श्वास को नहीं रोकना चाहिए कैसे भी एंगल से। वो लॉजिकल नहीं है। कहीं पे लिखा है तो वो क्यों लिखा है, वो लिखने वाला जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसने क्यों लिखा है, बट हम अपने किसी भी स्टूडेंट्स को आसन के समय पे, सूर्य नमस्कार के समय पे, या इंजन दौड़ के समय पे, या सर्वांग पुष्टि के समय पे हम मना करते हैं कि भाई आपने श्वास बिल्कुल नहीं रोकना है। प्राणायाम जहाँ पे वर्णित है वहाँ पे वो सही से वर्णित है, और वहाँ पे हम श्वास रोक भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें बिल्कुल स्टेटरी मोड में बैठे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं पद्मासन में। आपका जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम स्टेज पे होती है, ठीक है ना। रेस्ट मोड में और खाली पेट जब आप बैठे हुए हो, तो उस वक्त आपकी जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम होती है। ये तो कोई कहता नहीं ना कि भरपेट खाना खाओ और उसके बाद प्राणायाम करो। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये फूड भी जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब पेट में खाना होता है तो उस वक्त हमारे बॉडी का अधिकतर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है स्टमक की तरफ आ जाता है। वैसे ही जब ब्रेन पे अगर कोई प्रेशर पड़ता है तो सारा ब्लड का सर्कुलेशन पेट ब्रेन की तरफ चला जाता है। ठीक है, वैसे ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी जब एक्टिव होते हैं तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ही बढ़ता है। तो इस तरीके से जो अंग ज़्यादा काम करता है उसको ऑक्सीजन की, ब्लड के सर्कुलेशन का मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना। ठीक है ना। ब्लड वहाँ डायरेक्ट तो काम नहीं करता कुछ भी, वो ऑक्सीजन तो लेके जाता है। ब्लड के मेन जो कंपोनेंट है वो आपका बस ऑक्सीजन होता है। तो अगर किसी ऑर्गन्स पे ब्लड की सप्लाई की रिक्वायरमेंट आई है, इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आपको फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉपर सांस लेना, रोकना कहीं नहीं है। इवन इवन अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो जो हम प्राणायाम में
1:2 या 1:4:2 का जो रेशो लेते हैं, वो भी मेरे हिसाब से गलत है। वो ऐसे गलत है कि आपने एक मात्रा में श्वास लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसे रोका, और उसके बाद 2 मात्रा में आपने श्वास छोड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने एक मात्रा में श्वास लिया और 4 मात्रा में श्वास 6 मात्रा में आपने श्वास रोक रखी है। कैसे रोक रखी है कि श्वास लिया, 4 मात्रा में रोका, और जो छोड़ रहे हैं वो बेसिकली वो भी रोके के ही बराबर है। यानी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन लेने की जो टाइमिंग है वो 4 और 2 6, 6 मात्रा आपकी बढ़ गई है। तो 6 मात्रा तक बिना आप ऑक्सीजन के आपका शरीर काम कर रहा है। तो मुझे कई बार वो गलत लगता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो आपके श्वास रोकने की जो क्षमता है उसको भी थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जितनी मात्रा में आप श्वास को रोक सकते हैं, उसी मात्रा में रोक के और उसी मात्रा में छोड़ देना चाहिए। तो वो जो मात्रा 1:4:2 जो बोली गई है, वो मे बी आपकी 1:2:2 हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो सर, हम लोग जो थ्योरी हाँ। पढ़ रहे हैं, हाँ जी। तो एक साइड से हम पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो पीछे वाला हम लोग भूलते जा रहे हैं। माने याद, तो कैसा याद करना है ना, खाली कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है ना, खाली सबको याद कर करके रखना है नहीं, याद ना, तो करना कॉन्सेप्ट पड़ेगा। हम जब लोग अगर कैसे पढ़ना अगर है। एग्जाम देना है आपको तो याद तो करना ही पड़ेगा ना। कंसेप्ट क्लियर होना तो ठीक बात है, कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। साथ में अगर आपको एग्जाम देना इतना है तो उसके लिए याद भी करना पड़ेगा आपको। इतना फिर इधर पढ़ रहे उधर फास्ट, सब भूल गए, माने याद नहीं रहता, यही नहीं, प्रॉब्लम इतना है। भी नहीं पढ़ाया कि आपको भूल जाने जैसा है। आप उसको क्लास खत्म होने के बाद आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर 2 बार भी उन दो दो 3 पेज से ज़्यादा तो खैर क्या ही पढ़ाते होंगे हम, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखें तो 2 2 पेज से ज़्यादा का हम कोई कंटेंट पढ़ाते ही नहीं एक दिन के अंदर। जैसे तो चौबीस आधा घंटे डायरी में खत्म अगर, हो गया। हाँ, 24 घंटे के अंदर 2 बार भी आपने उन पेजेस को पलट के देख लिया तो समझिए कि आपका काम हो गया। अब आप नहीं देखेंगे तो अलग जैसे बात आधा है। आधा डायरी खत्म हो गया, जैसे ये डायरी ठीक खत्म हो है। गया। तो प्राणायाम की जो बात कर रहे थे हम, तो परिभाषा जो दी है महर्षि पतंजलि ने दी है। और अब हम थोड़ा सा स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और स्लाइड शेयर करके। सर एक क्वेश्चन है, जब हम पूर्ण भुजावली करते हैं तो सर उसमें हम लोग ब्रीथ होल्ड करते हैं। जब हम आर्म रोटेट करते हैं तो वो ब्रीथ होल्ड नहीं करना है क्या? जैसे आप कह रहे हैं कि किसी भी उसमें जो है ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीथिंग करना है। हाँ, फिजिकल में नहीं करना चाहिए, लेकिन एक आध जगह पे वर्णन है तो उसका भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। रोकने का मतलब है कि ओके। बहुत लिमिटेड टाइम पे अगर कहीं रोकने, हालांकि कई बार तो कई बार क्या अमूमन जितने भी हम आसन होते हैं, जैसे हम बैकवर्ड बेंडिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग जब करते हैं, और खासतौर पे जब हम बैकवर्ड बेंडिंग जाते हैं, तो हमारी सांस अपने आप रुकती ही रुकती है, ठीक है ना। ओके। तो जो आपकी जो वो रोटेशन वाली जो भुजबल्ली है, वो इतनी फास्ट होती है कि उसमें आपके श्वास की जो चार गति पाँच है, अगर सेकंड के उसमें अंदर। श्वास कि सर्कुलेशन आप बनाना चाहेंगे तो आपके सांस की सर्कुलेशन बन ही नहीं पाएगी। आपको पता ही चलेगा कब श्वास लेना है कब छोड़ना है। तो वहां पर एक जगह बोला गया है कि श्वास रोक के करना है, बट वो भी ओके। ठीक। हम्म, उसको भी इतना नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, 1:4:2 वाला हिसाब किताब नहीं बनाना। अगर आपके रोकने की क्षमता अगर मान लो 30 सेकंड है तो 10 सेकंड वाला ही करो। 10 10 के करके आप 3 बार कर डालो। एक ही बार में 30 सेकंड रोकने का कोई मतलब नहीं है, तुक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भी जो प्रारंभिक अभ्यासी होते हैं उनको सर 1:1:1 ही बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, 1:1 बोला जाता है, ठीक है ना। तो 1:1 में वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि शुरुआत में भी 1:1 का मतलब है कि बराबर ही समय ले रहा है ना, वो बढ़ा नहीं रहा लेकिन बराबर समय ले रहा है।
तो उसमें भी 1:1/2 और हाफ कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद तो 1:4:2 हो गया। यानी हाफ का मतलब है, अगर 30 सेकंड आप श्वास लेने में लगा रहे तो रोकना सिर्फ 15 सेकंड है। 30 सेकंड भी नहीं रोकना उसे, वो तो बराबर हो जाएगा। बराबर की क्षमता आपको पता ही नहीं कि आप बराबर रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो, क्यों जबरदस्ती रोकना। ठीक है ना, तो हमेशा जो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए मिनिमम से करना चाहिए। 30 सेकंड तक आप रोक ले रहे हो, तो रोकने के आप 10-15 सेकंड से ज़्यादा मत स्टार्ट करो। ठीक है ना, ये भी एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी क्षमता उतनी ही है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर किसी ने अपना टाइम नोट किया कि जी मैं 30 सेकंड में श्वास भरता हूँ मैं, तो जो रोकने की जब बात आए तो 1:1 वाला भी रेशो नहीं लेना, 1:1/2 करो उसे, 1:1/2। ठीक है ना। और रोकने का कुंभक का भी सबसे आखिरी में प्रयास होना चाहिए। शुरुआत में सिर्फ लेने छोड़ने, लेने और छोड़ने, इतने पे ही कम से कम 2-3 महीने निकाल दो। ठीक है, उसके बाद कुंभक का अभ्यास करो। एक ही दिन में कोई चीज़ मिलती नहीं है। स्लाइड विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। तो प्राणायाम का मतलब होता है प्राण जमा आयाम। ठीक है, तो प्राण दो चीज़ों को बोला गया है, जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसको भी बोला जाता है। लेकिन मैंने आपको एक दिन बोला भी था, पहले ही बताया था कि प्राण बेसिकली श्वास लेना और छोड़ने से कहीं और ज़्यादा आगे होता है। प्राण जो है वो हमारे शरीर का वो ऊर्जा है, जो कि श्वास जो हम लेते हैं उसके बाद उस श्वास, जैसे हम खाना खाते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग। किसी का स्पीकर ऑन है। सत्येंद्र सर आए थे सर। ठीक है। हाँ, तो प्राणायाम को मैंने एक दिन आपको पहले भी समझाने की कोशिश करी थी कि जो प्राण जो है वो हमारे श्वास की लेने की प्रक्रिया के भी कुछ आगे है। जैसे कि मैंने उसको कंपेयर किया था आपके फूड से। तो फूड में क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं, तो जो आप खाना खाते हैं वो डायरेक्ट वो आपको एनर्जी नहीं देता। आपका फूड जो जाके आपके डाइजेशन प्रोसेस में एक ब्रेक होता है, और वहाँ से उसको वो अलग अलग कंपोनेंट्स में जो उसको चाहिए वो उस कंपोनेंट को निकालता है। बाकी वेस्ट मटेरियल को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो हम वायु ले रहे हैं, उस वायु के जो कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स को भी अंदर जाके उसको वो ऊर्जा के अंदर चेंज करते हैं, जिसको हम प्राण बोलते हैं। और वही प्राण जो है हमारा हमारे जीवन को चला रहा है। ठीक है। तो अगर ऐसा ना होता तो जैसे कि हम वेंटिलेटर पे किसी मरीज को डाल देते हैं, तो वेंटिलेटर में भी बेसिकली ऑक्सीजन की ही सप्लाई हो रही होती है। ठीक है ना, कुछ पंपिंग हो रही होती है, हार्ट के एरिया में कुछ पंपिंग करते होते हैं जबरदस्ती, और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो अगर ऑक्सीजन से ही सिर्फ जिंदा होना होता तो कोई इंसान मरता ही नहीं, है ना। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे लगा दो, या वेंटिलेटर की मशीन लगा दो, या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दो, और पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए घूमते रहो, कहीं मरोगे ही नहीं, है ना। लेकिन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कुछ ऐसी क्रियाएं अंदर होती हैं जो कि उसको एनर्जी में प्रोड्यूस करती हैं, तभी हम जिंदा रह पाते हैं, उसी को हम प्राण बोलते हैं। तो प्राण जो है दो प्राणायाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण जमा आयाम। तो प्राण जो हम बात कर रहे हैं जीवन शक्ति होता है, आयाम का मतलब होता है विस्तार करना या उस पर नियंत्रण करना, दो मीनिंग निकलता है। और कहीं कहीं पे प्राणायाम को दो अक्षरों में जो बोला गया है, दो शब्दों में जो बोला गया है, उसको बोला गया है प्राण जमा नियमन।
ठीक है, तो नियमन का भी मतलब होता है कंट्रोल करना। और प्राण जमा आयाम, तो दोनों ही बातें हैं, कहीं कहीं पे प्राण जमा आयाम बोला गया, कहीं पे प्राण जमा नियमन बोला गया है। तो दोनों का ही सेम मीनिंग है, प्राणों का विस्तार या नियंत्रण। तो जैसा कि हमने महर्षि पतंजलि के अ, जो हमने पढ़ा था परिभाषा 2.49 में, तस्मीन सती श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। तो उसमें भी दो शब्द हैं यहाँ पे, श्वास और प्रश्वास। तो श्वास का मतलब होता है इनहेलेशन, प्रश्वास का मतलब होता है एक्सहेलेशन। तो यहाँ पर प्र जो है प्रीफिक्स है, जो कि उसको बाहर छोड़ने की उसमें, यानी कि उसका अपोजिट, प्र का मतलब यहाँ पर अपोजिट हो गया उस चीज़ का, श्वास का अपोजिट प्रश्वास। और गति विच्छेद का मतलब होता है उसकी जो जो हमारी नॉर्मल जो श्वास है वो इनवॉलेंट्री है, चल रही है, आ रही है, जा रही है, हमारा उस पर कोई ध्यान नहीं होता, हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हम नहीं ले रहे, बेसिकली वो खुद चल रहा है। ठीक है, हम कहते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, बेसिकली हम नहीं कर रहे होते उस काम को, वो अपने आप ही चल रहा होता है, हमारे रोकने से नहीं रुकता, या हमारे लेने से वो नहीं चलता, बेसिकली वो खुद ही चल रहा होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं जो कि अपने आप ही चलते रहते हैं, उसका हमारे पे कोई नियंत्रण नहीं होता, उसमें एक हमारी श्वास भी है। तो श्वास का लेना और छोड़ना हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, लेकिन जब हम उसी नियंत्रण को सजगता से करते हैं तो उसका हमने नाम दिया हुआ प्राणायाम। ठीक है, तो इसको बेसिकली लॉजिक क्या है कि हम अपने प्राणों को रोकना चाहते हैं या उसमें नया आयाम देना चाहते हैं, इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक जो निकल के आता है वो आता है हमारे जो ऋषि मुनियों ने एनालाइज किया कि हमारे बहुत सारे आसपास जो जीव जंतु हैं, उनके श्वास की जो गति है, या उनके श्वास लेने पर मिनट के हिसाब से या पर सेकंड के हिसाब से जो उनकी गति है, उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया और उसको उसको रिलेट किया उसकी वायु से, यानी कि उसके जीवन काल से। तो आप देखेंगे कि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, और दूसरे जैसे हाथी है, या और दूसरे जानवर हैं, इन सभी के उन्होंने श्वास लेने के जो गति है उसको ऑब्जर्व किया कि एक मिनट के अंदर कौन कितना श्वास लेता है, और उसके साथ उसको रिलेट किया कि उसकी आयु कितनी है, उसकी जीवन कितना है। तो जो मान के चलिए कि हम 18 से लेकर 20-22 तक हम लोगों का अलग अलग है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कहीं कहीं पे 30 भी बोला जाता है कि हम 30 बार श्वास लेते हैं, कहीं पे 18 से 20 लिखा हुआ है। हम उसमें नहीं पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, हम कंपेयर करके चलते हैं कि मान के चलिए कि हम 20 श्वास लेते हैं, एक मिनट के अंदर हमारा 20 श्वास चलता है। तो हमारी जो आयु है, जो एवरेज आयु है, वो है कम से कम 60 के आसपास मान के चलिए। ठीक है, वहीं पे हमने कंपेयर किया, जो कुत्ता होता है, कुत्ते की जो ब्रीदिंग होती है वो 12-13 के करीब होती है। तो उसकी जो कुत्ते नॉर्मली क्या होता है 15 से 20 के बीच में वो जीवित रहते हैं, इससे ज़्यादा वो जीवित नहीं होते। उसी तरीके से जो हमारा जो हाथी है उसकी श्वास लेने की गति हमारे से भी ज़्यादा है। ठीक है, वो हमारे से ज़्यादा श्वास मतलब कम श्वास लेता है पर मिनट के हिसाब से। तो उनकी जो जीवन है वो कम से कम 100-150 साल से भी ऊपर उनका चला जाता है। और वहीं पे कंपेयर किया कछुए को, तो कछुए का देखा गया है कि वो जो जो श्वास है वो, सॉरी मैं थोड़ा सा कुत्ते वाला एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। कुत्ते का पर मिनट के हिसाब से श्वास लेने की जो गति होती है वो ज़्यादा होती है हम लोगों के कंपेयर में। और जो हाथी होता है वो 20 से भी कम श्वास लेता है, और वैसे ही जो कछुआ होता है वो उसकी पर मिनट के जो श्वास की जो गति होती है वो और भी कम होती है। तो उसमें आपने कंपेयर किया तो ये पाया कि जो लोग पर मिनट के हिसाब से जिनके श्वास लेने और छोड़ने की गति ज़्यादा होती है उनकी आयु कम होती है, और जो कम लेते हैं उनकी आयु ज़्यादा होती है। तो कछुआ इस रेस में सबसे ज़्यादा जीतता है, उसके श्वास पर मिनट की बहुत कम होती है, तो उसकी जो आयु होती है कम से कम 400 साल के करीब मानी जाती है। 200 साल से तो ऊपर होते ही होते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हैं कि कछुए कम से कम 400 साल से मिले हैं। अभी एक जीवित कछुआ का अभी दिखाया भी था कि वो 400 साल का था और अभी उसने प्राण छोड़े हैं।
तो उसमें उसमें एक चीज और भी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो श्वास है हम लेते बेशक कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें आप गौर कीजिए कि जो लोग धीरे धीरे श्वास लेते हैं उनकी जो शारीरिक गति होती है, ठीक है ना, शारीरिक गति भी उसी हिसाब से धीमी होती है। ऑब्जर्व कीजिए कि अगर कुत्ता हमारे से ज़्यादा तेज श्वास लेता है, छोड़ता है, यानी कि ज़्यादा लेता है, तो उसकी उसकी फुर्ती और गति देखिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कभी इधर कभी भागना कभी उधर भागना इस तरीके से होता है। उसके कंपेयर में हम उतना कम हमारी एक्टिविटी होती है। हमारे से कम एक्टिविटी हाथी की होती है। हाथी चलता है बहुत धीरे चलता है, ठीक है ना, उसकी बॉडी की मूवमेंट जो होती है बहुत स्लो होती है, और कछुए का उससे भी स्लो होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी जो है रिलेट करती है कि जो उनकी गति है श्वास लेने की, उनकी अपनी शारीरिक गतिविधियों से भी रिलेट करती है। तो जो चीज जो जानवर बहुत तेजी से मूव करता है, ठीक है, जिसमें जितनी फुर्ती होती है वो उतनी ही तेजी से श्वास लेता है और छोड़ता है, और जो बहुत धीरे धीरे चलता है या उसकी गति बहुत धीरे होती है उसकी श्वास की भी लेने की क्षमता बहुत स्लो होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए तो बिल्कुल स्थिर और आराम से बैठ के करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो आपको श्वास ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी। तो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे प्राणायाम की? तो सबसे बड़ी जो महत्व होता है उससे ये होता है कि जो हमारा फेफड़े होते हैं यानी हमारे जो लंग होते हैं उनकी कैपेसिटी को वो बढ़ा देता है। जब हम साइंस की जब हम अपने मेजर 9 फंक्शंस पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं लंग्स के बारे में बताऊंगा कि लंग्स की कैपेसिटीज़ के बारे में और उसके वो कैसे मेजर किया जाता है। वहाँ पर हम उस चीज़ को समझेंगे कि एक फेफड़े की क्षमता क्या होती है, कितना सांस ले सकता है और कितना उसमें स्टोर रहता है हमेशा। ठीक है। तो प्राणायाम की अवधारणा क्या है कि श्वास प्रश्वास और कुंभक, ये जो तीन चीजें हैं, तीन चीजों से मिलकर वो एक प्राणायाम बनता है। तो इसमें श्वास लेना छोड़ना और उसको रोकना, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें एक दूसरे शब्दों से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे बुलाया जाता है रेचक, पूरक और कुंभक। तो रेचक का मतलब होता है प्रश्वास और पूरक का मतलब होता है श्वास भरना। ठीक है, रेचक पूरक और कुंभक। तो इस हिसाब से कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई रेचक पूरक कुंभक में और या सिर्फ रेचक पूरक में और नॉर्मल श्वास में क्या फ़र्क होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि भाई रेचक पूरक जब हम बात करते हैं तो उस वक्त हमारी सजगता, यानी कि हम इस परिस्थिति में होते हैं कि हम अपने श्वास को स्वयं नियंत्रित कर रहे होते हैं और उसमें हमारी पूरी सजगता होती है। हमें पता होता है कि हम कितनी देर या कितने लंबे या किस गहराई में हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो उस सजगता, जब हम सजगता के साथ श्वास लेते और छोड़ते हैं तब वो रेचक और पूरक कहलाता है। अदरवाइज वो नॉर्मल श्वास पर श्वास कहलाएगा या श्वास लेना और छोड़ना कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपकी श्वास जो है धीमी गहरी और सजगता के साथ लयबद्ध होनी चाहिए। लयबद्ध का मतलब होता है कि जितना आप पहले ले रहे हैं, पहली बार में ले रहे हैं उतना ही दूसरी बार में लीजिए, उतना ही तीसरी बार में लीजिए। यानी कि एक रिदम में बना के रखिए कि भाई अगर मान लीजिए 30 सेकंड का आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो उस 30 सेकंड को मेंटेन करके चलिए हर बार के लिए। ठीक है, उसी प्रकार लेना छोड़ना दोनों का जो टाइमिंग है तो वो लयबद्ध होना चाहिए, टाइमिंग के हिसाब से उसको मेंटेन कीजिए। तो सही तरीका क्या रहेगा? एक तो आपको खाली पेट करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। क्यों करना चाहिए? क्योंकि खाली पेट रहेंगे तो आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई और ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसमें आपके बॉडी में फूड जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो धीमा रहेगा, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं चाहिए होगी। दूसरा, सही आसन में बैठे रहेंगे, यानी कि कछुए वाली गति में होंगे। गति का मतलब कछुए की तरह आप आराम से बैठे होंगे
तो आपको वहाँ पे अगेन आपको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं चाहिए होगी, तो आप आराम से प्राणायाम की प्रैक्टिस कर पाओगे। बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट है तनाव कम करता है, ठीक है, आपका फोकस इंप्रूव करता है, और जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, लंग की कैपेसिटी को भी इंप्रूव करता है। और जैसा कि महर्षि पतंजलि ने बोला है कि ध्यान से पहले, यानी कि जो ध्यान की प्रक्रिया है या धारणा की जो प्रक्रिया है, उसमें भी ये फायदेमंद है। महर्षि पतंजलि ने बोला भी है, धारणा शुच मनसा, ठीक है ना, यानी कि प्राणायाम करने से धारणा की स्थिति को हम लोग अच्छी तरह से अटेन कर पाते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष है कि प्राणायाम शरीर व मन में संतुलन लाता है। प्राणायाम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वो आपने समझ लिया क्यों आवश्यक है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि हम प्राणायाम योग के परिदृश्य में क्यों करते हैं, तो उसमें एक तो लंग कैपेसिटी बढ़ाना, अपने आप को स्वस्थ करना तो है ही। जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है अपनी आयु को बढ़ाना। यानी अगर प्राणायाम के हिसाब से अगर आपने अपनी श्वास की गति को धीमा कर लिया, ठीक है ना, जो 18 से 20 के करीब जो माना जाता है, अगर आपने उससे नीचे करने का प्रयास कर लिया, तो आप समझ के चलिए कि आपकी आयु बढ़ा सकते हैं। ऐसा हमारे टेक्स्ट कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि बोल के गए हैं। और उसका एग्जाम्पल भी वो दे के गए हैं, हाथी से और अपने कछुए का एग्जाम्पल दे के गए हैं। ठीक है। तो जो लोग समाधि लेते हैं या जिनको ये बोला जाता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे, तो वो लोग सारे के सारे वो जो लोग होते हैं वो प्राणायाम के सिद्ध लोग होते हैं। ठीक है। तो वो अपने जो वो प्राण यानी कि श्वास की गति को वो बहुत समय तक नियंत्रित कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए बोला जाता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्यागा। ठीक है। तो इसमें किसी स्लाइड की जरूरत है या मैं ऑफ करूं उसको? तो ये हमने आज प्राणायाम के बारे में पढ़ा, और भी इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे जब हम हठयोग की किताबें पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि किस टेक्स्ट में कितने प्राणायाम है, और है तो आपस में उनमें कितना डिफरेंस है। ठीक है। और उनकी करने की विधि, एग्जैक्ट विधि क्या है, और वो भी उतना ही करेंगे जितना कि आपके सिलेबस में है। क्योंकि हम ना तो मूर्छा की बात करेंगे ना प्लावनी की बात करेंगे, क्योंकि वो हायर स्टेज की चीज़ें हैं। उनको अधूरा बता देना आप लोगों के लिए खतरनाक है। तो चलिए प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं, और प्रश्न लेते हैं आप लोगों से, एक एक करके प्रश्न पूछिए अगर कोई संशय है तो। अच्छा, प्राणायाम अगर करेंगे डेली तो इमीडिएट फायदा हम लोग का क्या होगा? क्या चीज? प्राणायाम अगर करना शुरू किए 1 महीने 2 महीना, इमीडिएट हम्म फायदा हम लोग का क्या होगा? इमीडिएट फायदा यही होगा कि आपका पहली बात तो आपने पहले भी मैंने समझाया है कि एकदम से नहीं बैठना है, पहले अपने आप को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने अपने मन को यानी कि यम नियम से अगर आपने शांत नहीं किया, तो आप प्राणायाम कर भी नहीं पाओगे ढंग से। ठीक है ना। क्योंकि आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डाइवर्टेड होगा, तो आप उस चीज़ का फायदा नहीं ले पाओगे, सजगता से नहीं कर पाओगे। तो आपकी जब सजगता से नहीं कर पाओगे तो उसमें लयबद्धता नहीं आएगी। ठीक है। लयबद्धता नहीं आएगी तो आप प्राणायाम की परिभाषा में तो आओगे ही नहीं। आप सिर्फ श्वास को अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होगे। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। पहले अपने आप को यम नियम से बांधने की कोशिश करो। और यम नियम से बांधने का मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप योग का अभ्यास करें तो आप अपने कामों की लिस्ट तैयार करके बैठे रहें, उसमें जो भी आपका काम प्रायोरिटी का है वो फिनिश करके तब आप योग का अभ्यास करने बैठे। तो
तो अगर आपके प्रायोरिटी के काम फिनिश हो चुके होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है रिलैक्स की तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो वो यम नियम है। ठीक है, तो यम नियम के बाद आप अपने आप को बैठने की परिभाषा करें, उसको सिद्ध करने की कोशिश करें। अगर आप आधा घंटा तक बैठ पा रहे हैं तो उसका उसका आधा आप प्राणायाम पे लगाएं। ठीक है ना। अगर आप आधा घंटा बैठ पाने की कोशिश कर पा रहे हैं, अगर 10 मिनट भी बैठ पा रहे हैं तो 5 मिनट ही प्राणायाम करें। ये नहीं कि प्राणायाम कर रहे हैं उसके बाद पैरों को सीधा कर रहे हैं और पैरों में अगर झंझनाहट हो रही है, चींटियां चलने लग गई है, सो गया है पैर, तो आप हिल रहे हैं डुल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है ना। पहले अपने अपने आप को आसनों में सिद्ध करें, बैठने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, धीरे धीरे करें, टाइम टाइम देख के करें। तो जितना भी टाइम आप सिद्ध कर पा रहे हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल में आपने 10 मिनट का टाइम सेट कर लिया कि भाई 10 मिनट में आराम से बैठ पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो आराम से बैठ पा रहा हूँ इट मीन्स कि आप 20 मिनट की प्रैक्टिस करिए, तब उसमें 10 मिनट आपका बढ़िया होगा। फिर उसमें भी आप उसको आधा कर दीजिए 5 मिनट, और 5 मिनट का ही आप प्राणायाम करें। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। ये नहीं कि आपने 10 मिनट भी आप ढंग से बैठ नहीं पाते, उसी में आप 15 मिनट का प्राणायाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो गलत होती चली जाएंगी, क्योंकि इसमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम प्राणायाम करते हैं। मैंने देखा है कि 80% लोग अपनी स्पाइन को सीधा नहीं रखते। वो हर दूसरे मिनट के बाद उनका जो बॉडी पोस्चर है वो आगे की तरफ, नीचे की तरफ होता चला जाता है। तो उसको सजगता के साथ आपको हर कुछ समय बाद अपने आप को सजगता के साथ सीधे भी रखना है। ठीक है, तो ये प्राणायाम की विधि है। ठीक है गौतम जी। हम्म। सर सर भस्त्रिका प्राणायाम में तो फोर्स्ड एक्सहेलेशन करते हैं हम, तो वो तो बहुत हाँ। ही रैपिड होता है। तो हम्म। उस केस में जो है कैसे जस्टिफाई करेंगे कि प्राणायाम हम आसानी से ले रहे हैं या स्लो ले रहे हैं? ब्रेथ तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, उसमें जल्दी जल्दी हो गई है, ठीक बात है। भस्त्रिका में रैपिड होता है। ठीक है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब रैपिड होता है तो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। जिनको हाई बीपी है उनको नहीं करना होता है। ठीक है ना। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो प्राणायाम जो है वो, उसमें अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर आपने नियंत्रित करना है, देखो उसमें भस्त्रिका में तो आप श्वास रोक नहीं रहे हो ना, लगातार छोड़ रहे हो ले रहे हो, तो वो तो आप कर सकते हो। उसमें डायनेमिक है, कई लोग उसमें हाथों को भी ऊपर नीचे करते हैं, हालांकि हाथों का वर्णन कहीं पे मिलता नहीं कि हाथ को ऊपर नीचे करना है या इस तरीके से, कहीं वर्णन नहीं है। ठीक है। मान लीजिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं कि हम तेजी से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसमें जो लयबद्धता है वो लयबद्धता इसी पे ध्यान रखना चाहिए कि श्वास लेने और छोड़ने की जो गति है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वो बराबर जो होनी चाहिए। दीर्घ सूक्ष्म बोला गया है उसमें, सूत्र में जो नहीं, दीर्घ सूक्ष्म बोला गया वो दीर्घ इसीलिए बोला गया है क्या? भस्त्रिका में दीर्घ और सूक्ष्म नहीं हो सकता। दीर्घ और सूक्ष्म होगा तो वो भस्त्रिका कहाँ से बनेगा। दीर्घ और सूक्ष्म बोला जाता है जिसमें श्वास लंबा और गहरा खींचना होता है। भस्त्रिका में तो फोर्सफुली है लेना और छोड़ना, तो उसमें दीर्घ और सूक्ष्म कहाँ से होगा। दीर्घ और सूक्ष्म भस्त्रिका में नहीं अप्लाई होता। ओके सर। ये प्राणायाम का जो क्रम बुक में जो दिया है, अगर क्रम में हम जाएंगे तो कैसे रहेगा सर? क्रम का जैसे बुक मतलब में ये पहले होता है, अनुलोम। हाँ, सबसे पहले अपने आप को नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। ठीक है, नाड़ी शोधन, तो नाड़ी शोधन और कई बार अनुलोम विलोम को एक ही बोल दिया जाता है, लगभग एक ही है वो। थोड़ा देखेंगे ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले आपको जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर करने के लिए अनुलोम विलोम होता है। ठीक है ना, क्योंकि कुंभक आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में कुंभक शब्द हटा रखा है, विदाउट कुंभक लिखा हुआ है। वो इसलिए बोला गया है कि कुंभक अपने आप में कोई इजी टास्क नहीं है। लोग करते हैं
लेकिन वो इजी टास्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कुंभक लिया होगा तो जब लोग अननेसेसरी का उसको रोक के रखते हैं, और जब श्वास लेते हैं तो ऐसे आवाज़ आती है, वो गलत है तरीका। क्योंकि वो इतना प्रेशर हो जाता है अंदर, इतना वैक्यूम हो जाता है कि जो बाहर की जो हवा है वो फोर्सफुली अंदर जा रही होती है, तो वो अपने आप में गलत है। ठीक है ना? वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है लंग कि वो उसको उसके अपने प्राण निकलने को हो रहे होते हैं, तो वो जबरदस्ती श्वास को खींचता है, इसलिए वो इतनी तेज आवाज़ आती है। उसकी बात कर रहा हूँ, बस्त्रिया के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए समय को उतना ही कंट्रोल कीजिए जितना आपके कंट्रोल से भी कंट्रोल के अंदर हो। ठीक है ना? मान के चलिए आप कंट्रोल कर सकते हैं 30 सेकेंड, मत करिए उसको, आप उसको आधे में ही रखिए। क्योंकि लंग्स पे अननेसेसरी का दबाव देना किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। तो सबसे पहले चंद्र सबसे पहले हाँ सर वो आपको जो सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम करना है। ठीक है? फिर उसके बाद वो वाले प्राणायाम करने हैं जिनमें रैपिड ना हो। ठीक है? और उसके बाद तीसरे नंबर पे रैपिड आएगा, फिर अगेन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है? फिर अगेन रिवर्स होके आप अनुलोम विलोम से या शीतली से या भ्रामरी से खत्म कीजिए उसको। चंद्र नाड़ी एक्टिव होने का क्या सर, वो शरीर में शीतलता तो आता है, ये तो वो क्या आयु बढ़ाने में भी माने है, सहयोग करता है? क्योंकि जैसा ये श्वास पे हम लोग गए, कछुआ हाथी और ये सब पे, तो हम्म। अगर हमको लगता है मनुष्य वो चीज सीखा है, तो मनुष्य अगर चंद्र नाड़ी को ज्यादा प्रयोग करे, लेकिन होगा नहीं क्योंकि अपना तो जैसा व्यवहार है वो ही आ ही जाएगा। तो इस पे कुछ अगर आपके पास है तो थोड़ा बता सकते हैं। नहीं, दोबारा बताइए क्या पूछ रहे हैं। जैसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, दाहिना अपना सूर्य नाड़ी है और हम्म। बायां चंद्र नाड़ी है। ठीक है, हम्म। और ये दोनों का बैलेंस हमको सुषुम्ना, जो आप बोले कि जब तक प्राणायाम में अपना रीढ़ का हड्डी सीधा ना होगा तो वो हमको उतना फायदा नहीं करेगा, और ये पूर्ण सजगता के साथ होना चाहिए। हम्म। तो चंद्र नाड़ी में बोला जाता है कि शरीर अपना थोड़ा शीतल पड़ता है, शांत होता है ज्यादा। हम्म। तो ये शीतलता क्या हमको इसमें हेल्प कर सकता है कि आयु बढ़ाने में? नहीं, आप ये देखिए कि हम दोनों ही नाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफ शीतलता भी ले रहे हैं तो एक तरफ उष्मा भी ले रहे हैं, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक बैलेंस होता जा रहा है। अब ये नहीं कहा सकता कि आप सिर्फ चंद्र नाड़ी को ही एक्टिव करके, ऐसा तो कोई प्राणायाम नहीं है ना कि सिर्फ एक ही नाड़ी से इस्तेमाल होता है। सारे प्राणायाम दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हो रहे हैं, तो वो दोनों बैलेंस होता जाता है। ठीक है ना? तो एक साथ सूर्य नाड़ी भी एक्टिव हो रही है तो दूसरी तरफ चंद्र नाड़ी भी एक्टिव हो रही है, तो दोनों के बाद जो उसका जो दोनों का रिजल्ट है वो जाके सुषुम्ना में मिल जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो हमारी आयु पे फर्क पड़ता ही है। प्राणायाम का कंसेप्ट ही आयु को बढ़ाने के लिए है। आयु को बढ़ाने के लिए है, अपने कुंडली जागृत करने के लिए है, नाड़ियों के शोधन के लिए है। ठीक है ना? सुषुम्ना को जागृत करने के लिए है, तो उसमें आयु भी आती है। जैसे गर्मी में बोला जाता है सर कि गर्मी में अगर हम ये सूर्य नाड़ी को बंद करके अगर अपने बाएं तरफ से श्वास ज्यादा लें तो शरीर में शीतलता आती है। और उसी तरह अपने ठंड के समय में बोला जाता है कि अगर हम बायां को बंद करके दाहिने से अगर श्वास प्रश्वास करेंगे तो शरीर में थोड़ी गर्मी आती है। कहाँ लिखा और है एक ऐसा? चीज है सर, सुन लीजिए पूरा। कहाँ लिखा है सर ऐसा? ऐसा पढ़े हैं सर। नहीं, अच्छा पढ़ने से काम ठीक है, नहीं अब चलता। खोजेंगे आप तो गहन बताएंगे। संहिता में लिखा है या हठयोग में लिखा है या हठ रत्नावली में लिखा है, वहाँ बता दीजिए, हम वहाँ का जवाब दे पाएंगे। और कहीं का जवाब हमारे पास नहीं है कि एक नाक से हाँ, शीतली प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम है, और उसका रिजल्ट भी हमारे को देखने को मिलता, ऐसा होता है। ठीक है ना? तो बाकियों का मेरे पास जवाब नहीं है कि ऐसा लिखा है। वो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सर वो उसमें वो कि उसको अपने एक चंद्रनारायण हमेशा और होता सूर्य ये है नारायण। कि एक एक बार में एक ही स्वर चल रहा होता है। तो वो कहीं कहीं पे तो वर्णन मिल जाता है कि आपको दूसरे स्वर को एक्टिव करना है तो एक को बंद करना पड़ेगा तभी दूसरा चलेगा। वो तो मिलता है, लेकिन शीतलता का और उष्मा का कोई तो कंसेप्ट मेरे पास नहीं है ऐसा।
सर जी, ये जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बात जितेंद्र भाई बोल रहे हैं, उसमें वो बीपी पे लागू होता है कि अगर आपका बीपी हाई है तो चंद्र नाड़ी से एक्टिवेट होता कीजिए, है। और अगर बीपी लो ठीक है बात जो है तो भी सर, बड़े वो सूरज नाड़ी डेप्थ को। ठीक बात है डेप्थ कि वो नॉस्ट्रिल से कई लेने से बीपी कम बीपी हो के जाता कई मामले में उसको है, बोला शांत हो जाता जाता है। है। कई ऐसे यूट्यूब पे चैनल पे मैंने भी देखे हैं, लेकिन हम उन लोगों को फॉलो नहीं करते। ठीक है, हम फॉलो करते हैं टेक्स्ट को। Sir, what is the difference between Bastrika and Kapalbhati, sir? हाँ, भस्त्रिका में एक्सहेलेशन और इनहेलेशन बोथ आर फोर्सफुली। ठीक है, और उसमें Okay. रैपिड होता है। और जो हमारा कपालभाति होता है, पहली बात तो प्राणायाम है नहीं। ठीक है, वो हमारा शुद्धि क्रिया है। करेक्ट। और शुद्धि क्रिया में बेसिकली उसको जब किया जाता, ज़्यादा जब किया जाता जब हम जल नेति सूत्र नेति कुंजल वगैरह करते हैं, तो हमारे नेजल वाले एरिया में जो जल की बूंदें रह जाती हैं, उसको निकालने के लिए वो बेसिकली प्रैक्टिस है वो। ताकि हमारे अगर हिस्से इस हिस्से में रह जाएगा तो कुछ ना कुछ जुकाम में या ऐसे कुछ इन्फेक्शन के रूप में आ सकता है, तो इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है। Okay. Thank you. सर कपालभाति हर एक सीजन में कर सकते हैं, गर्मी ठंडी या? नहीं, वो अगर जलनेती कर रहे हो तो जिस मौसम में भी जब जलनेती करोगे उस मौसम में आपको कपालभाति करना ही पड़ेगा। लेकिन वो आपका जो पूछने का जो आप पूछना चाह रही हो, प्राणायाम के कंसेप्ट में पूछना चाह रही हैं, तो प्राणायाम नहीं मानते हम उसे। हाँ। ठीक है, तो हम उसका नहीं जवाब जो है मतलब वो ये है कि आपने नॉर्मली। जलनेति कुंजल सूत्रनेति किया है, तो जिस मौसम में किया उस मौसम में आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी मौसम में कर रहे हो तो उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेसल एरिया से आपके उस वहां से जल की बूंदे आपको निकालनी हो तो करना ही पड़ेगा आपको। सर जब हम भस्त्रिका करते हैं तब हम थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, करेक्ट? और जब हम हाँ, वो कपालभाति करते थोरेसिक हैं तब होता है, स्टमक मतलब ब्रीदिंग, मतलब थोरेसिक स्टमक होता है यूज करते हैं, तो ये नाक एक। से हम ले रहे हो छोड़ रहे होते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब ये एक मेजर डिफरेंस होता है हम दोनों का, मतलब मुझे लगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब भस्त्रिका में हम लोग जो है थोरेसिक ब्रीदिंग के थ्रू प्रोसेस करते हैं, एयर को फोर्सफुली लेते हैं निकालते हैं। और कपालभाति में हम स्टोमक को बाहर इनहेल के समय बाहर लेते हैं, और जो है फिर एक्सेल फोर्सफुली एक्सेल करके स्टमक को अंदर लेते हैं, तो हाँ, वहाँ मतलब पे स्टमक हमारा ब्रीदिंग सारा ध्यान उसमें है। एक्सेलेशन पे होता है कि हमें एक्सेल करना है। अपने अपने आप करेक्ट। जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई रबड़ की चीज़ आप उसे दबा दोगे तो उसमें से एयर निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उस दबाए वाले हिस्से को छोड़ोगे तो एयर प्रेशर अपने आप अंदर आ जाएगा और वो अपने शेप में आ जाएगा। वही वही फिजिक्स हमारे पेट पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लंग्स है बेसिकली वो भी एक रबड़ है, रबड़ की गेंद है। उसको हमने फोर्सफुली दबाया। फोर्सफुली का मतलब जब अपने पे डायाफ्राम को, जब हम पेट को अंदर करते हैं तो हमारे डायाफ्राम को ऊपर करता है। जब ऊपर आता है तो हमारे लंग्स पे दबाव पड़ता है। जब लंग्स पे दबाव पड़ता है तो वो उसके अंदर की वायु को बाहर निकल जाती है वो। फिर जब जैसे हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा डायाफ्राम नीचे जाता है। पहले हमारा पेट बाहर की तरफ आता है, फिर उसका डायाफ्राम नीचे आता है। जब डायाफ्राम नीचे आता है तो हमारा लंग अपने शेप में आ जाता है। और जैसे ही वो शेप में आता है और उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम करता है, तुरंत वो नाक से अंदर की तरफ हवा चली जाती है। ये कंसेप्ट है वहाँ पे। हाँ जी, और किसी का सवाल? मीता, पिंकी, ममता, साक्षी। साक्षी जी, साक्षी आप नया ज्वाइन किया है क्या आपने? सर। हाँ जी। नो सर। नाम चेंज किया है, ये पहले से ही साक्षी है? चलिए ठीक है। तो बीच बीच में हम पूछ लेते हैं ताकि आ, सिर्फ लॉग इन करके कहीं और ना चले गए, सुनते रहे ना, कम से कम ऐसा पता चलना चाहिए।
प्रयागराज जी, गुजरात से कहाँ हो? हाँ, गुजरात बारिश है गुजरात। ना। हाँ जी। गुजरात गुजरात हाँ, गुजरात गुजरात में। में आज सर बारिश हुई ना, इसलिए। हाँ, अभी भी बारिश हो रही है, बारिश। हमारे दिल्ली दिल्ली में भी हो रही है। जैसे ही मैंने क्लास लेना शुरू किया था वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पे। चलिए। हाँ जी, माधव जी। यस सर। वो एक दो जो आपके सवाल थे वो ये थे कि आप लोगों ने इधर उधर से देखा होगा यूट्यूब वगैरह, तो हम यूट्यूबर्स की बात को हम नहीं अब सिरे से लेते हैं और ना ही हम उन्हें पढ़ाते हैं। कई यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आप दाहिने से लेंगे तो बीपी जिनका लो है वो इस वाली नाक से श्वास ले और इसका इससे श्वास ले। तो उनका वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, हम उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को नहीं पढ़ा सकते आपको। ठीक है ना, और ना ही उसको इंडोर्स कर सकते हैं जब तक कि हम खुद ना उसको मान के चले। हमारी टेक्स्ट है वो हजारों साल से लिखी गई हैं। जब चीज़ हजारों साल पुरानी लिखी गई हो तो अगर हमने नहीं भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तब भी हम मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से हमने नहीं किया होगा तो किसी और ने तो किया ही होगा, जब भी तो टिका हुआ है ना, नहीं तो अब तक तो उसे नकार दिया गया होता। तो मान के चलिए कि हमने उन उस चीज़ों को नहीं भी किया, एक एक 1% मान के चलिए कि मान लीजिए जो चीज़ मैंने पढ़ाया प्राणायाम की बहुत सारी चीज़ें जैसे मूर्छा केवली मूर्छा तक हमने भी एक दो बार प्रयास किया, नहीं हुआ तो हमने भी छोड़ दिया। हम मूर्छा में जाना नहीं चाहते थे, डर लगता था हमें भी कि भाई कि मूर्छित ना हो जाए। ठीक है ना, एक दो बार प्रयास किया, लगा कि हाँ हो गया, उसके बाद हमने दोबारा प्रयास नहीं किया उसे। ठीक है। तो वैसे उस वक्त गुरु थे जिन्होंने हमारे को सिखा दिया, आज तो मूर्छा सिखाने वाले गुरु भी नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए हर बात को आधा खोल के बता के निकल जाना कई बार खतरनाक होता है। ठीक है, तो वैसे ही यूट्यूबर्स की बात हम इंडोर्स नहीं कर सकते। हाँ, बात रही उसकी, तो जिनका बीपी हाई रहता है तो उनको बोला जाता है कि, कि भाई आप अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करने में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कई हमारे जो बाबा लोग हैं वो इतनी जोर से श्वास लेते हैं, तो वो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, तो हम भी कई बार ताज्जुब करते हैं कि भाई क्या ही कर सकते हैं। तो हम कई बार अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए बोल देते हैं कि भाई अगर वो इतनी तेज श्वास नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपको समझाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अनुलोम विलोम में ये बोला गया है कि आप इतना धीरे श्वास लो कि आपको भी सुनाई ना दे कि आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो। ठीक है, और उसका पैमाना भी दिया गया है कि भाई आपके नाक के आगे रुई का फोहा या कोई पंख रख दिया जाए तो वो हिलना नहीं चाहिए। इतना आपने धीरे और लंबा श्वास लेना है कि वो पंख या रुई हिले नहीं। तो हम बेसिकली जो पढ़ाते हैं और ख़ास तौर पर जो मैं पढ़ाता हूँ वो टेक्स्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है ना, तो एज पर टेक्स्ट आपको हम ट्रेंड कर सकते हैं, बाकी चीज़ों की गारंटी नहीं ले सकते हम। सर। हाँ जी। हाँ, अष्टांग योग में ऐसे तो आसन के बाद प्राणायाम करना चाहिए ये बोला है, पर ये आसन का मतलब क्या योगासन है, या फिर मैं एक आसन में कुछ देर बैठ के रिलैक्स होने के बाद भी प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर हमें प्राणायाम के पहले योगासन करना चाहिए? जो आपको बताया था कल 3 प्रकार के आसन बताया था ना, उसमें एक बताया था ध्यानात्मक आसन। ठीक है, एक विश्राम आसन और एक व्यायाम आसन, है ना। तो उसमें जो ध्यानात्मक आसन है वो सारे के सारे प्राणायाम में लागू होते हैं। ठीक है, और प्राणायाम के बाद आपके विश्राम वाले लागू होते हैं, और इन दोनों के बीच में आपके व्यायाम वाले आते हैं। बीच में का मतलब है कि आपने जब आसनों की जो प्रैक्टिस करनी है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या उसको दृढ़ बनाने के लिए आपको व्यायाम वाले आसन करने होते हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम में बैठेंगे तो आप ध्यानात्मक आसनों में बैठेंगे। ये नहीं कि आप गरुड़ासन लगा के प्राणायाम नहीं कर सके। गरुड़ासन की तो पोजीशन ये होती है कि आपके हाथ भी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, वृक्षासन में आपके दोनों हाथ ऊपर चले जाएंगे, तो उसमें थोड़ी आप प्राणायाम कर पाओगे। तो प्राणायाम जो आप करोगे तो वो हमेशा ध्यानात्मक आसन है। तो ध्यानात्मक आसन सारे के सारे बैठ के ही वाले हैं। ठीक है ना, हालांकि ध्यान की कई प्रक्रियाएं
जो हमारे विश्राम वाले आसन है, जो लेट लेट के किया जाता है, जैसे शवासन है, उसमें भी कई लोग बोलते हैं करने के लिए। लेकिन बैठ के करने से जो सजगता आएगी, सो के तो आपका जो लंग्स है वो आप पूरा एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी काम करेगी। ठीक है ना, ग्रेविटी काम करेगी, आप अपने चेस्ट को एक्सपेंड कर ही नहीं पाओगे ढंग से। तो बैठ के ही करना जाता है, किया जाएगा प्राणायाम, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो आपके डायफ्राम पे काम करेगी, ना कि आपके चेस्ट पे काम करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक होती हैं, उनको जब तक आप समझोगे नहीं, गलत फहमियों का शिकार रहोगे कि भाई किसी ने बोल दिया है कि भाई लेट के भी हो सकता है। कैसे लेट के हो जाएगा? आप ग्रेविटी आपके चेस्ट पे काम करेगी, ना कि आपके डायाफ्राम पे काम करेगी। डायाफ्राम पे अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, वो वर्टिकल ऐसे करके है ना। तो उस पर ढंग से ग्रेविटी काम ही नहीं करेगी। हर आसन में, हर प्राणायाम में ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। ठीक है सर, मतलब व्यायामात्मक जो आसन है वो हम प्राणायाम के पहले ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यायामात्मक जो आसन है वो हम प्राणायाम के नहीं बाद कर भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, प्राणायाम के बाद तो आपको रिलैक्स मोड में जाना है, अपने आसन नहीं करने। आप चीज़ों को कंफ्यूज हो रहे हो आप। जो तीनों जो आसन है, तीनों की अपनी अपनी महत्व है। जो ध्यानात्मक आसन है वो आपके ध्यान के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है। और जो विश्राम है वो सबसे आखिरी में किए जाते हैं। चाहे प्राणायाम करो चाहे आसन करो, उनके बाद में विश्राम किया जाता है। और जो आपके व्यायाम है, व्यायाम वाले जो आसन है वो आपके शरीर को पुष्ट करने के लिए है। ठीक है, जब तक आप पुष्ट नहीं करोगे, आपके ध्यानात्मक आसन ढंग से नहीं लगेंगे। क्लियर है? ओके सर। हम्म। और किसी का प्रश्न?